प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी करते हैं क्लास 9th 10th क्लास ईयर्थ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए साइंस का। और आज हम सभी स्टडी करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री का। इसमें चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है प्योर एंड इम्प्योर मैटर, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ। जब बात करते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ की, तो समझ में आता है कि क्या हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध हैं। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करें और उससे कहें कि आप दूध की शुद्धता के बारे में बताइए, तो सामान्य व्यक्ति क्या बताएगा? वो यही बताएगा कि दूध में अगर पानी की मिलावट नहीं है, अगर उसमें यूरिया नहीं मिलाया गया है या डिटर्जेंट उसमें नहीं मिलाया गया है, तो उसकी दृष्टि में वो दूध शुद्ध है। लेकिन अगर एक हम विज्ञान की दृष्टि से उसको देखें, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में दूध क्या है? शुद्ध नहीं है। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल आदि को मिला करके दूध बनता है। ऐसे ही अगर हम बात करें एक सामान्य व्यक्ति के लिए, समुद्र का जल एक अशुद्ध पदार्थ है, लेकिन जब हम उसमें से सोडियम क्लोराइड को अलग करके अपने घर में यूज करते हैं, तब वह सोडियम क्लोराइड शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आने लगता है। हमको ध्यान रखना है कि क्या हमारे आसपास पाई जाने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। आइए हम वर्गीकरण कर देते हैं। जितने भी मैटर हैं, या इनको हम सब्सटेंस कह सकते हैं, इसको हम पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। मैटर का अर्थ द्रव्य होता है और सब्सटेंस का अर्थ पदार्थ होता है। अगर हम इसको क्लासीफाई करने लगे, तो सामान्य रूप से प्रकृति में पाए जाने वाला जो मैटर है, यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब ये ठोस, द्रव, गैस तो उस पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अगर हम पदार्थ की अवस्था से हट करके इनकी शुद्धता की बात करेंगे, तो समझ में आता है कि जो पदार्थ है, यह 2 प्रकार के पदार्थों से, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब शुद्ध और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध। आइए सारणी पूरी तैयार करते हैं। अगर इस प्योर सब्सटेंस के और पार्ट किए जाएं, तो इसमें से 2 भाग इसके किए जा सकते हैं। प्योर सब्सटेंस के 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला हो सकता है एलिमेंट, जिसको हम तत्व कहते हैं, और दूसरा हो सकता है कंपाउंड, जिसको हम यौगिक कहते हैं। तो पहला हो गया एलिमेंट, जिसको हम तत्व कहते हैं। दूसरा हो गया कंपाउंड, जिसको हम यौगिक कहते हैं। अब तत्व के भी 3 प्रकार हो सकते हैं। तत्व 3 प्रकार का पुनः क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला हो सकता है मेटल, धातु तत्व के प्रकार में आएंगे। पहला मेटल। दूसरे की बात करेंगे तो हो जाएगा नॉन मेटल, और तीसरे की बात अगर हम करेंगे तो इसको हम सेमी मेटल, या इसी को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसको हम धातु कहते हैं। नॉन मेटल यानी अधातु,
और सेमी मेटल या मेटलॉइड्स का अर्थ हुआ उपधातु। इस प्रकार से जो प्योर सब्सटेंस है इसके दो भाग किए गए। पहला एलिमेंट जिसको हम तत्व कहते हैं, दूसरा कंपाउंड जिसको हम यौगिक कहते हैं। और इन दोनों में से जो एलिमेंट है इसको फर्दर डिवाइड किया गया मेटल में, नॉन मेटल में और सेमी मेटल में या मेटलॉइड्स में। इस प्रकार से प्योर सब्सटेंस के ये पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ का। जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं, इसको हिंदी में मिश्रण भी कहते हैं। अब ये मिश्रण है, इस मिश्रण के दो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 8th में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी इसका है। मिश्रण के दो प्रकार किए जा सकते हैं। पहला हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हो सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका अर्थ है ये समांगी मिश्रण है जिसके सभी कण सम अंग वाले हों, बराबर हों, उसको हम समांगी मिश्रण कह सकते हैं। जैसे वायु जो है गैसों का समांगी मिश्रण है और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी को अगर हम डिवाइड करें तो कहेंगे विषम अंगी, यानी इसमें कोई न कोई एक ऐसा अवयव होगा जो भिन्न होगा, विषम अंग वाला होगा, उसको हम विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। ये जो समांगी मिश्रण है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। समांगी मिश्रण को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और विषमांगी मिश्रण को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये जो विषमांगी मिश्रण है इसके 3 पार्ट हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। अभी ये जो हमारा विषमांगी मिश्रण है इसके हम 3 पार्ट पुनः कर सकते हैं। ऐसे ही समांगी मिश्रण के भी हम पार्ट करेंगे, परंतु पहले हम विषमांगी मिश्रण के 3 पार्टों की बात करते हैं। जो हमारा विषमांगी मिश्रण है इसमें से जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं साधारण विषमांगी मिश्रण, सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। साधारण विषमांगी मिश्रण, सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कोलाइड। दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कोलाइड, या इसी कोलाइड को कोलाइडी विलयन भी कहा जाता है। कोलाइडी विलयन भी हम कह सकते हैं इसको। कोलाइड और कोलाइडी विलयन में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा है निलंबन। तीसरा जो पार्ट है उसको हम निलंबन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोलॉइड कहते हैं और इसको हम सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। ये सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन। इस प्रकार से 3 पार्ट इसके हो गए। साधारण विषमांगी मिश्रण, सिंपल, इसको हम नाम देंगे सिंपल हेट्रोजीनियस, सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा हो गया कोलाइडी विलयन, इसको कोलॉइड कहते हैं। और तीसरा हो गया सस्पेंशन, जिसको हम निलंबन के नाम से
जानते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको हम सामान्य रूप से विलयन कह सकते हैं, इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन, सिंपल होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन या विलयन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विलयन के फर्दर डिवीजन किए जा सकते हैं। आइए विलयन को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से एक तीर ऐसे ऊपर से लाएंगे, ऐसे नीचे ले आएंगे और इसके 3 पार्ट कर देंगे। शुरू में तो पहले हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर। क्या है शब्द, क्या है? सांद्रता, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता क्या है? सांद्रता माने होता है गाढ़ापन। किसी पदार्थ में मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया, 2 गिलास आपने पानी लिया, ये 2 गिलास आपने पानी लिया और एक में आपने, यहाँ समान ही पानी लेते हैं, 100 ml पानी आपने ले लिया है और एक में आपने 10 ग्राम चीनी घोल दिया। क्या घोल दिया? 10 ग्राम चीनी घोल दिया। दूसरे में आपने 20 ग्राम चीनी घोल दिया। क्या किया? 20 ग्राम चीनी घोल दिया। अब जो ये 10 ग्राम चीनी वाला पदार्थ है, ये स्वाभाविक बात है टेस्ट में हल्का होगा, तो इसको हम तनु विलयन कहेंगे। तनु, या इसको अंग्रेजी में डाइल्यूट कहते हैं। और जो 20 ग्राम वाला है, इसकी तुलना में ये सांद्र विलयन कहलाएगा और इसको हम अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। तो यही 2 चीजें हम यहां ला देते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के हो जाएंगे, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट। लैब में जब आप जाते होंगे तो लैब में CONC, बोतल पर क्या लिखा रहेगा? CONC, कॉन्क, कॉन्क लिखा रहेगा। तो इसको जान जाइए कि ये सांद्र विलयन है। इसी प्रकार से कहीं पर अगर आपको मिल जाता है HCl लिखा और कॉन्सेंट्रेट HCl लिखा मिल जाता है, तो उसको छूने से बचना चाहिए। और डाइल्यूट का मतलब है तनु, यानी हल्का। ये हल्का विलयन है, ये सांद्र विलयन है, अर्थात ये तुलना के आधार पर दोनों विलयन को बताया गया है। किसी भी पदार्थ में विलेय की उपस्थिति के आधार पर ये विलयन के 2 प्रकार किए जाते हैं, एक है तनु और दूसरा है सांद्र। इसका जो दूसरा प्रकार है, जो हमारा समांगी मिश्रण था, जिसको हम विलयन कहते थे, उस विलयन का जो दूसरा हम प्रकार कर सकते हैं, वह ऑन द बेस ऑफ solubility ऑफ सॉल्यूट। विलेय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर, विलेय की घुलनशीलता के आधार पर, विलेय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर विलयन के 2 प्रकार किए जा सकते हैं। पहला है
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये यल लिखा हुआ ऊपर, और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ है संतृप्त विलयन, इसको हिंदी में हम संतृप्त विलयन कह सकते हैं, और इसको हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। अब संतृप्त विलयन क्या है और असंतृप्त विलयन क्या है, घुलनशीलता क्या है। किसी पदार्थ में या किसी विलायक में विलेय पदार्थ के घुलने की स्थिति को घुलनशीलता कहते हैं। किसी पदार्थ में हम कोई विलायक लिए हैं, विलायक और विलेय दो शब्द है। विलायक का अर्थ है घोलने वाला पदार्थ, जिसमें पदार्थ घुलते हैं उसको विलायक कहते हैं, और जिसमें जिस पदार्थ को घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे चीनी विलेय है और पानी विलायक है। अब पानी में चीनी आप घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक समय ऐसा आता है कि अब उसमें और चीनी नहीं घोली जा सकती। जब पानी में और चीनी नहीं घोली जा सकती तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर पानी में अभी चीनी और घोली जा सकती है तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये अंतर हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे थोड़ा और चलते हैं। अब इसकी एक एक शब्दों की अलग अलग व्याख्या कर लेते हैं। दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ, पहला हेडिंग हम आएंगे अपने टॉपिक में। हम लोगों ने अभी जब पदार्थ को डिवाइड किया था तो उसमें दो भाग हमने किए थे, शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। अब हम पहले जान लें शुद्ध पदार्थ क्या है। मित्रों, शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि उसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, अर्थात जितने भी कण उस पदार्थ में उपस्थित हैं सभी एक प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं। सभी पदार्थ जितने भी कण उसमें हैं, पदार्थ में किसी भी एक पदार्थ को आप उदाहरण लेंगे तो उसमें उपस्थित सभी कण अगर एक समान रासायनिक प्रकृति के हैं, एक प्रकार से बने हुए हैं, तो उस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना, इसका आभूषण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यह इतना मुलायम होता है कि यह जैसे ही आप इसको दबाते हैं वो दब जाता है। जल के बारे में कहते हैं जल एक यौगिक है, लेकिन मित्रों वास्तव में जल में भी अनेक रसायन पाए जाते हैं। तो हम अगर आसुत जल की बात करें तो आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर वास्तव में शुद्ध पदार्थ होगा। सामान्य जल शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। हम गैसों की बात करते हैं तो उसमें अगर एक गैस को ले लें, किसी भी एक गैस को, ऑक्सीजन को ले सकते हैं आप हाइड्रोजन को ले सकते हैं, तो ये जो होंगे ये शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे।
इसी प्रकार से और भी अनेक तत्व हैं। आप सोना को ले लिया है अभी आपने यहाँ पर, ऐसे चांदी हो सकता है, लोहा हो सकता है, ऐसे एल्युमिनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, और तमाम प्रकार के ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो वास्तव में शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब जो शुद्ध पदार्थों की श्रेणी है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया था तत्व और यौगिक में। तो इसके आगे हम डिवाइड करते हैं। इसका जो पार्ट है एक एक करके, जो हम लोगों ने अभी टेबल बनाया था, टेबल एक समरी है पूरे चैप्टर का। इस मैटर अराउंड अस प्योर जैसे ही बात करते हैं हम, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जैसे हम इसकी बात करते हैं, तो हमने आपको एक पहले ही समरी बता दिया। इस पाठ में दो खंड हैं। पहला पदार्थ जो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में डिवाइड है। दूसरा है पदार्थों को शुद्ध करने की विधियां। अगर पदार्थ वास्तव में शुद्ध नहीं है तो उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो उसके आगे विधियां हैं। हम पहला विधि या पहला पार्ट अभी स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली कि शुद्ध पदार्थ का अर्थ है उसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, अर्थात एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों। एक प्रकार के कण होंगे तो उसको हम शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। अगर उसमें अनेक पदार्थ हैं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था। पहला पार्ट इसका हमने लिया था, पहले पॉइंट का ए पॉइंट हमने लिया था उसमें से, और बताया था कि शुद्ध पदार्थ को एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है। अब हम परिभाषित करेंगे कि एलिमेंट क्या है, व्हाट इज एलिमेंट। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या परिभाषा देंगे? समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। यानी सभी परमाणु समान हैं। अब किसी पदार्थ को जब हम तोड़ते हैं तो सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु और अणु की परिभाषा हम लोग आगे अगले चैप्टर में देंगे। परमाणु और अणु के बारे में अगले चैप्टर में अभी हमको पढ़ना है। एक चैप्टर ही हमारा तीसरा है परमाणु एवं अणु, तो उसके बारे में वहाँ पर स्टडी करेंगे। अभी केवल स्टडी कर रहे हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अब जब हम तत्व की बात करते हैं तो तत्व पर एक मोटी मोटा चर्चा कर लेते हैं। तत्व के बारे में थोड़ा सा एक मोटी मोटा चर्चा करना जरूरी। तत्व के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं? अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज हुई है। कितने तत्वों की खोज हुई है? 118 तत्वों की खोज हुई है। अब तक ज्ञात कितने तत्व हैं? अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है। इन 118 तत्वों में से जो भूपर्पटी है, भूमि की जो ऊपरी परत है, उस पर उसकी रचना 9 एलिमेंट्स मिलकर करते हैं। इसमें से जो हमारी भूपर्पटी है, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो हर परीक्षा में आते रहते हैं, कंपटीशन में भी आते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना आवश्यक है। भूपर्पटी की रचना में
जो भूपर्पटी है, भूमि की ऊपरी परत है, इसकी रचना में कुल 9 तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो 9 तत्व हैं जो अधिक मात्रा में भाग लेते हैं, इनमें से कौन कौन से तत्व हैं? इसमें पहला है ऑक्सीजन, जो एक अधातु है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है सिलिकॉन, यह भी एक अधातु है, यह भी दूसरे नंबर पर पाया जाता है। तीसरा है एल्यूमिनियम, धातु है। धातुओं में एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। चौथा है आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम चूना पत्थर के रूप में पर्याप्त मात्रा में पहाड़ों पर पाया जाता है। इसको हम निकालते भी हैं, इसका यूज भी करते हैं। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, और इसके साथ साथ सोडियम और हाइड्रोजन। ये 9 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 एलिमेंट्स हैं जो भूपर्पटी की रचना में भाग लेते हैं। इसमें से अधातुओं में ऑक्सीजन और धातुओं में एल्यूमिनियम, ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु है और एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? धातु है। कहाँ पाया जाता है? भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ये एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिया। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। जब अब तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं 118 में से जो 92 एलिमेंट हैं, 92 तत्व ये प्राकृतिक हैं। 92 तत्व क्या हैं? प्राकृतिक हैं। शेष जो तत्व बच जाते हैं वो मानव निर्मित हैं और कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। ये या तो रेडियो एक्टिव हैं या उन्हीं के स्वभाव के अनुसार होते हैं। या तो रेडियो एक्टिव होंगे या तो उसी के समान स्वभाव वाले होंगे। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप, कमरा का ताप 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कौन कौन से एलिमेंट हैं? 11 एलिमेंट। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नियान, चौथा है आर्गन, पांचवा है क्रिप्टॉन, छठवां है जेनान, सातवां है रेडान। अब इतने जो एलिमेंट है ये इसको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। इसके अलावा 4 और गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ तो गैसों के नाम आपको भी याद होगा। जरा गैस लगाइए, तो गैस लगाइए। कौन से यहाँ गैस छूट गई है? 2 गैसें छूट रही हैं। किसी को ध्यान में हो तो बता दीजिए। ध्यान में है? आइए। नहीं ध्यान में है तो मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन, ये 2 और गैसें हैं। अब ये कितने हो गए कुल मिलाकर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो
कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इसमें से भी ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान ये इनर्ट गैसेज हैं। और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लूओरीन, इसका नाम जरा फिर से लिख लीजिए, आप लोग भूलते बहुत हैं। फ्लूओरीन है ये F2, फ्लूओरीन और क्लोरीन। तो ये 11 एलिमेंट जो है वो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 2 तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? उसी को याद आ रहा है तो बताइए। ब्रोमीन और पारा। कौन कौन से 2 तत्व हैं? ब्रोमीन Br और पारा। पारा को हम क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं, Hg। इसको हम हाइड्रोगेरम भी कहते हैं और इसको हम मरकरी भी कहते हैं। अंग्रेजी में मरकरी, लैटिन में हाइड्रोगेरम और हिंदी में इसको पारा के नाम से हम सभी जानते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं, केवल 2 एलिमेंट्स मित्रों ऐसे हैं जो हथेली पर रखने पर, कमरे के ताप पर तो वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हथेली पर रखते ही वे पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमरे के तापमान से हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है। कमरे के ताप का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे के ताप का क्या मतलब है? 25 डिग्री सेल्सियस। और ये कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है मित्रों। तो 2 तत्व ऐसे हैं, केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सामान्य ताप पर ऐसे हाथ पर रख दीजिए तो वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। उनका नाम है गैलियम, जिसको हम Ga कहते हैं, और सीजियम, जिसको हम Cs कहते हैं। गैलियम और सीजियम 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हथेली पर रखते ही ये क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। इनका जो गलनांक होता है कमरे के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है। वास्तव में जो तत्व शब्द है उसकी जो खोज हुई थी जब 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने, 1661 ईस्वी में, थोड़ा समय अधिक हो रहा है लेकिन इसको तत्व को पूरा करना है। 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल नाम के वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग कहां से हुआ? 1600 कहां हुआ था? 1661 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट बायल ने किया। कब किया? 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और इन्होंने एलिमेंट कहा था। क्या कहा था? एलिमेंट। एक शब्द और बता करके छोड़ देंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक हुए लवाजिए।
कई बार लैवासिए लैवासिए भी लिखा रहता है, तो उसमें बहुत गलती करने की जरूरत नहीं है। लैवासिए कहीं लिखा रहेगा, कहीं आपको लैवासिए लिखा होगा, कहीं आपको लैवाइजिए लिखा होगा, ये लैवाइजिए लिखा होगा, तो उसमें बहुत अंतर करने की जरूरत नहीं है। लैवाइजिए सब एक ही चीज है, ठीक है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने तत्व को परिभाषित किया था और कहा था कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है? पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा यानी रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसने परिभाषित किया था? लैवासिए ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे? पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट लैवासिए। एंटोनी, पूरा नाम लिख दें, एंटोनी लॉरेंट लैवासिए। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। इसको आप वाक्य बनाकर लिख लीजिएगा। फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया कि तत्व का जो ये तत्व है वह पदार्थ का ऐसा रूप है जिसको रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके आगे तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम लोग यौगिक पढ़ेंगे। तत्व के बारे में हमारी स्टडी पूरी हो गई है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन आपके लिए उपयोगी है। मित्रों, आशा है आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना कमेंट्स लिखना न भूलें। अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हम आगे की जो भी वीडियो आपको बनाते हैं आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं यूट्यूब पर, उसका भी मैसेज जब मैं भेजता हूँ तो वह आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो निश्चित से अच्छा लगा होगा, तैयारी की दृष्टि से भी और अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी। तो वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।